बहुत आभार मुझे बुलाने के लिए। क्योंकि यहाँ बैठते ही यहाँ जो वाइफ है इतना अच्छा लगता है बैठने में। जब मैं चारों तरफ देख रहा था हमारा साथ लोग यहाँ पर मुझसे कोई पूछता है ना कि आपका बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन क्या है, तो मैं बोलता हूँ कॉन्फिडेंस। कोई कहता है कि मेमोरी कैसे बढ़ाएं, कॉमनली लोग लेट द ग्रजेस गो ऑफ, ग्रजेस वही रहती है जब मस्तिष्क में मेमोरी को जगह नहीं मिलती है। तो ये जो अहिंसा का महावीर स्वामी जी ने जो सिद्धांत बताया है, शायद न्यूरो साइंटिस्ट आज जो फॉलो करते हैं, स्ट्रेस बस्टर है सबसे बड़ा। तो जब हम आज इमोशनल रेगुलेशन मिनिमलिज्म की बात करते हैं, ये जो अपरिग्रह और अहिंसा है, यही तो बाद में बता देगा। देखिए, आपने मेरा इतना अच्छा परिचय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा ये जर्नी साउथ राजस्थान में। जब दिल्ली से ट्रेन होके आया तो मन में था कि इंटरवेंशन होता नहीं था। राजस्थान, गुजरात, अहमदाबाद कहीं नहीं होता था, ट्रेन इंटरवेंशन नहीं होता था। 8 किलोमीटर प्लस की वगैरह सेटिंग होती थी, ट्रेन इंटरवेंशन, ट्रेन इंटरवेंशन, ब्रेक प्लस की ट्रेन को बैठकर ये सब चीज़ें नहीं होती थी। तो चूँकि आज मेरा टॉपिक थोड़ा अलग है, न्यूरोलॉजी मतलब आध्यात्मिक आधार क्या है, आधार का वैज्ञानिक आधार क्या है, उससे हम कैसे फायदा उठाते हैं, तो मैं उस पर आऊँगा। इस टॉक को सिंपल रखते हुए 2 बातों का बेसिकली ये न्यूरोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट जब आया था तो मैं वो तार ब्रेन में डालते हैं, क्या करते हैं, बड़ा मुश्किल होता था समझाना। सबसे ज़्यादा लड़के के मरीज अस्पतालों में नहीं होते। मैंने देखा आदमी माता मंदिर को हज़ारों की संख्या में लगते हैं। वही 20 साल पुरानी बात है, जब आया था तो वहाँ पर मैंने देखा कि या तो कोई दवाई, या तो मैं बड़े हॉस्पिटल होते थे या जो लेके भी होता था वाइस तो होते थे लड़के से तो नॉर्मल वार्ड में ठीक है, कोई एस्पिरिन कोलेस्ट्रॉल की दवाई होता तो मुश्किल था समझाना। तो आस्था का प्रभाव देखा कि हाँ मरीज ठीक हो रहे थे, ना कोई डॉक्टर ना कोई दवाई। 500 साल पहले जो उनका सिस्टम है, आपने मतलब आप में से जो गए हैं मंदिर में कि कहीं माता को बैठ के जाना होता है, कहीं खड़े होकर जाना होता है, कहीं क्रॉल करके रहते हुए जाना होता है दर्शन के लिए। ऐसे फिजियोथेरेपी सुबह से शाम तक वो दर्शन के लिए जाना, फिजियोथेरेपी, डाइट इंप्रूव हो जाती है, थॉट्स अच्छी रहती है, और सबसे बड़ा एक ड्राइव जो है विश्वास उसका कोई उसके लिए कोई दवा नहीं है। वो जो हार्मोन्स ब्रेन के ड्राइव होते हैं वो आपका फेथ से भी ड्राइव होते हैं। तो ये फेथ फिजियोथेरेपी का जो मिला जुला रूप था, उसने उस वक्त शायद मेरे दिमाग में ऑब्वियसली वो किस्मत अच्छी थी मेरी कि वहाँ पर व्यवस्थापक का गुजारी जी को जब रखा हुआ तो मेरे पास आया और ठीक भी हो गए। तो उन्होंने मुझे अंदर तक जाने की इजाज़त दी। और फिर उसके बाद आप आवरी माता से लेकर गोरखा माता, भागवा माता, जितनी भी माता जी जो भी है, आज माता जी के आशीर्वाद से हूँ। तो सारे जगह पे गया, बताया कि साइंस और फेथ को कंबाइन कैसे करें। तब से ये न्यूरोलॉजी मतलब आध्यात्म और धर्म समान भी है, समान भी, हर धर्म में आध्यात्म है। तो बेसिकली ये तो लगने की बात है कि आज मेरा टॉपिक लगते हुए नहीं है जो, लेकिन बार बार मैं हमेशा हर मन से ये कहता हूँ कि लगता हूँ ब्रेन में जो डैमेज होते हैं, ब्रेन 1.5 किलो का एक ऑर्गन है, बॉडी का 1-2% है, वेट वाइज देखा जाए 20% एनर्जी कंज्यूम करता है हमारी, और ये इवॉल्व हो रहा है कई मिलियन ईयर्स के साथ। तो जल्दी समय पे जाए, 4.5 घंटे का इंजेक्शन लगा के रिवर्स कर लेते हैं इंजेक्शन के द्वारा। ये नहीं था 20 साल पहले। जब पहली बार जब वो इंजेक्शन जब लेके आया था, उसको तो मिलता नहीं था, मैं लेके आया था। तो पहले पेशेंट को लिया तो उसका फॉर्चुनेटली डॉक्टर जैन यूएस में ऑन्कोलॉजिस्ट जीवीएच जैन साहब भी लेके आए थे पहले और फिर तो बड़ा पेपर में भी आया कि इंजेक्शन ये बात करने से फिर बाद में वो गवर्नमेंट में भी हमारे पास फ्री है, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंजेक्शन फ्री में मिलता है। 24 घंटे में ब्रेन का एंजियोग्राफी करके क्लॉट निकालते हैं, समय की महत्ता है,
समझने में दिक्कत हो तो समय पे जाइए। ये तो हो गया डॉक्टर वाली बात। देखिए मानव मस्तिष्क का इतिहास अभी मुझे बड़ा ही अभी मेरी बैठ लगी कि पुलक सागर जी के साथ एक कार्यक्रम किया था न्यूरोलॉजी के आधार और साइंस। उससे पहले शिवानी जी के साथ किया, ब्रह्मा कुमारी जी के साथ किया। तो मैं उनसे सीखता भी हूँ, आध्यात्म वाला पार्ट उनसे सीखता हूँ, उसको मैं कोशिश करता हूँ कि न्यूरो साइंटिस्ट का क्या रैशनैलिटी है, क्या बेसिस है। क्योंकि उसका कारण ये है कि अगर आज एक इंडिविजुअल के मन में खुशी आए, प्रसन्नता आए, शांति का अनुभव हो, स्ट्रेंथ का अनुभव हो, किसी भी प्रैक्टिस के द्वारा, चाहे वो दवाई से हो या दूसरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से हो, इंडिविजुअल खुश रहेगा तो परिवार खुश रहेगा। लेट ग्रजेस गो ऑफ। परिवार में छोटे छोटे झगड़ों से आप जब उनको इग्नोर करना सीख जाते हैं प्रैक्टिस के द्वारा, तो समाज बेहतर होता है। समाज बेहतर होता है तो देश बेहतर होता है। मैं बताऊंगा कुछ बताने की कोशिश करूँगी। मस्तिष्क तो ये जो मैं पहले बात करूंगा छोटा सा 5 मिनट कि हमारी मानव सभ्यता और मस्तिष्क इसका क्या संबंध है और मस्तिष्क को कैसे मॉड्यूलेट कर सकते हैं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के द्वारा हमारे बेटरमेंट के सोसाइटी और देश और दुनिया के लिए। देखिए भारत का इतिहास बहुत पुराना है। हम बोलते हैं जो मैं धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, नहीं मैं कोई धर्म के बारे में ज्ञान रखता हूँ, पर ये 3500 साल पुरानी सभ्यता है। 3 बड़ी सभ्यताएं मिली हैं। एक इजिप्शियन सिविलाइजेशन होता है, पुराना सिविलाइजेशन है। एक सुमेरियन सिविलाइजेशन है जो सबसे पुराना है, 4500 साल, जो आज का इराक और कुवैत है। एक इंडस वैली सिविलाइजेशन जो भारत पाकिस्तान है आज। इंडस वैली सिविलाइजेशन तकरीबन 3500 साल पुराना हम बोलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द मोस्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन। व्हाई इट वाज मोस्ट मॉडर्न? आपके अगर मोहनजोदड़ो हड़प्पा की पिक्चर देखते तो जो मकान बनाते थे, जो ड्रेनेज सिस्टम होता था, किसी सिविलाइजेशन में नहीं था। इजिप्शियन में वो राइटिंग उनकी यूनिफॉर्म राइटिंग स्किल डेवलप की, तो उनकी खासकर और इजिप्शियन आपको मालूम है एम्बार्मिंग टेक्निक जो मम्मी में नेशनल आर्ट, वो टेक्निक उन्होंने बेहतर यूज की। तो ये 3 पुरानी सभ्यताओं की बात करते हैं। इंडस वैली को ये हम बोलते हैं एंशिएंट इंडिया, पुराना। हम इंडिया के सिविलाइजेशन को 3 भागों में अगर बांटते हैं, एंशिएंट इंडिया, देन मेडिवल इंडिया, देन मॉडर्न इंडिया, मोटे तौर पे। एंशिएंट इंडिया में वैदिक काल था, मोटे तौर पे, जहाँ पे जो हिंदुइज्म पूरा डेवलप हुआ था, वैदिक सिविलाइजेशन बेस का लोग लिखे रहते रहन सहन था, उनकी जो सोच थी वो मस्तिष्क जो उनका था उस वक्त। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। मानव मस्तिष्क मानव का विकास होता है। वो जो ब्रेन इवॉल्व हो रहा है, ब्रेन का जो हिस्ट्री है, जो ये ऑर्गन है ब्रेन, ये 500 मिलियन ईयर्स से इसका इवोल्यूशन हो रहा है और आगे भी चलेगा। एक फिश जो समुद्र में पाई जाती है, एम्फियोप्सिस, पहला मस्तिष्क कोशिका या न्यूरॉन की उत्पत्ति फिश को 500 मिलियन ईयर्स पहले उसका इवोल्यूशन यानी विकास हुआ। विकास के साथ रेप्टाइल्स जो सर्प हो जाती है, एम्फीबियंस, फ्रॉग्स, ये डेवलपमेंट हो रहा है। फिर उसके बाद जो आदिम मानव शुरू होते हैं, फिर आज हम होमो सेपियंस बने। आज भी अगर ब्रेन की एमआरआई करें, उसमें हमें रेप्टाइल के पार्ट में दिखते हैं, एम्फीबियन के पार्ट में दिखते हैं, फिश का पार्ट में दिखता है। इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट इसलिए समझना है कि रेप्टाइल जो ब्रेन है वो टेरिटोरियल ब्रेन है। आप किसी सांप के पास जाएंगे, उसका घर में आपको काटना, बाइट वो टेरिटरी में एनक्रोच ना करो, आप चले जाओ वो आपको कुछ नहीं कहेगा। तो टेरिटोरियल ब्रेन इज meant to bite if you encroach in his territory. So reptile brain, आज भी कोई बॉसेस होते हैं ना कंपनी में, एम्प्लॉय आया नहीं, गलती सुना नहीं, उसके बाद डांट को लगा जरा तो प्रोडक्टिविटी भी कम होती है उसकी कंपनी से। तो ये रेप्टाइल ब्रेन एक्टिव हो रहा है। तो ये मस्तिष्क है हमारे अंदर, रेप्टाइल ब्रेन है, एम्फीबियन ब्रेन। तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस क्या करती है, हाउ टू सप्रेस दीज ब्रेन्स। सो
कहने का अभिप्राय है कि जो मानव का मस्तिष्क का विकास हो रहा था और सभ्यताओं का विकास हो रहा था आदिम जमाने से जो 3 सिविलाइजेशन की बात करता हूँ मैं, भारत जो एंशिएंट इंडिया में जो प्रैक्टिसेस डेवलप हुई, चाहे वो इंडिया में देखिए हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ तो वैदिक पीरियड का है, वैदिक पीरियड इनिशियल पार्ट। उसके बाद आपने सुना होगा नाम मौर्य डायनेस्टी, अगेन भारत का यूनिफिकेशन हुआ था। लोग बोलते हैं औरंगजेब ने यूनिफिकेशन नहीं किया था, भारत को पसंद था उस जमाने में। उसके बाद गुप्त डायनेस्टी का नाम था, बड़ी बड़ी डायनेस्टी, तो दैट वाज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ द कंट्री। सोने की चिट्ठी है एक शब्द, वो निबंधित नहीं है, वो सच है। उसका कारण क्या था? ये जो मस्तिष्क था, जो सभ्यताएं थी यहाँ पे, अच्छा बिजनेस होता था, प्रॉस्परस थे बहुत, आर्थिक समृद्धि थी, मानसिक रूप से लोग खुश थे, समाज में साथ में रह रहे थे। कि ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे हो रहा था, कि ब्रेन को डेवलप होने के लिए क्या चैलेंज चाहिए हमें और किसी भी और छोटी प्रजाति के किसी जानवर पर, जो ब्रेन क्या होता है, हम राइट फ्रॉम द टाइम जब हमने अग्नि का इस्तेमाल शुरू किया, ब्रेन को पुल से पुश करके ब्रेन डेवलप होता है। तो भी आप हाथों से सामान यूज करके ब्रेन को चैलेंज करके डेवलप होता है। जब आप कैलोरी आपकी हाइट को फूड खाने लगे ना, पका हुआ खाना खाते हैं तो दूसरे लोग नहीं खाते, तीसरा चीज सोशल ग्रुप में देखिए कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, एडजस्टमेंट करना सीखते हैं। ब्रेन के चैलेंजेस है, ब्रेन का डेवलपमेंट जो था, ग्रुप का बात कर रहे हैं तो आपका ब्रेन डेवलप हो रहा है। आप अकेले बैठे रहेंगे, सोशलाइज नहीं करेंगे तो मस्तिष्क का विकास रुक जाएगा। इस कहने का अभिप्राय ये कि उस जमाने में अच्छा सभी जैन, आई थिंक जैन की प्रिसाइजली खुद और प्रॉफिट दोनों साथ साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। 1600 का टाइम था। मैंने जो बात की तो एंशिएंट इंडिया की बात की, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। एंशिएंट इंडिया में जाकर जो डायनेस्टी था, गोल्डन एज था वो भारत का। आर्यभट्ट इस वक्त उन्होंने जीरो का आविष्कार किया। आप हम सब को किताबों में जो पढ़ाते हैं कि ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी 17वीं सेंचुरी में न्यूटन की पढ़ाई हमको बताई जाती है, पर ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण शब्द जो कॉइन किया था वो 7वीं सदी का है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए आ रहा हूँ बात है, जो एंशिएंट इंडिया से हम आगे बढ़ते हैं मेडिवल इंडिया, जब दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल का तब भी बड़ा अच्छा चल रहा था। धार्मिक रूप से जो सिनेरियो बदल गया था, बट इंडिया वाज स्टिल वेरी प्रॉस्परस, डूइंग वेरी वेल। तकरीबन 16वीं सदी में जब औरंगजेब का पतन हो रहा था तो भारत की जीडीपी विश्व में नंबर 1 थी। You can check these facts. You can check these facts. Google पे देखिए। 1600 में भारत की जीडीपी नंबर 1 थी। जब और ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन उसके बाद शुरू हुआ, 1857 से हम बोलते हैं, जो मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, ब्रिटिश सिविलाइजेशन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया। ये जो स्लेवरी थी, ये जो लूट हुई है उस जमाने से ब्रिटिश इंडिया से, कहते हैं कि हमने आपको ट्रेन दे दी, ये दिया, एक्चुअली इंडिया को लूट किया। आर्थिक रूप से तो लूटा, मानसिक रूप से कोलोनियल माइंडसेट है। आज भी अंग्रेजी में बात करना, अंग्रेजी में करना गुलाम अभी भी ब्रेन प्रोटेक्ट, किताबें हटा कर अपना अपनी अपना कल्चर जो छुपा गया इतने सालों साल, उसकी मस्तिष्क में चेंज है। हम और आप पूरी 100% नहीं होते, हम आज भी कोलोनियल स्लेवरी से मुक्त हुए, मस्तिष्क में परिवर्तन हो रहे थे। तो कहने का तात्पर्य ये कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस खत्म हो रही थी, हमारी वैल्यूज, हमारी प्रैक्टिसेस खत्म हो रही थी, मॉडर्न लाइफस्टाइल सीख रहे थे, जाने अनजाने उसमें भी अच्छाइयाँ चीजें, गलत चीजें, पर जब अपना इतिहास खत्म होता जा रहा था, तो इतिहास से नहीं सीखते हैं, शायद इतिहास को दोहराने के अक्षर देते हैं। सो एज ए न्यूरो साइंटिस्ट जब मैं ये देखता हूँ पूरा ये जो घटनाएं हुई है जगत में, राजनेताओं का खड़ा होगा तो ब्रेन आज क्या हो रहा है उसकी बात करता हूँ। कोलोनियल टाइम से जो मॉडर्न इंडिया में तो ब्रेन हमारी प्रैक्टिसेस खत्म होती गई, ब्रेन स्लेवरी होती गई, ब्रेन हमारा गुलाम होता गया। उनकी प्रैक्टिसेस जो पूरी तरह आती नहीं थी। जैसे कितने लोग बाइबल को बहुत अच्छे से समझते होंगे, एक वही बुक
अपनी प्रैक्टिसेस जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस थी इंडिया की वो खत्म हो गई। ऑब्वियसली जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद लोगों की सोच बदली, अच्छी तारीख में कंट्रीज ग्रोइंग। 2025 में चौथा इकोनॉमी हो गया ना देश, पहले नहीं था, ब्रिटिश राज का नहीं था ना, वो थे हमने हो गया। तो हमारा मस्तिष्क फिर बदल रहा है, अपनी प्रैक्टिस में लोगों को साथ भी हो रहा है, लोगों से जुड़ भी रहे हैं और उनके हृदय पे आगे भी बढ़ रहे हैं। सो ब्रेन के जो असर आते हैं उसका असर सोसाइटी पे आता है। अब ब्रेन के असर को जो मैं एक शब्द आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ, IQ आपने सुना इंटेलिजेंट क्वेश्चन, मतलब कौन कितना इंजीनियर्स है, ये मोरल है, ये डफर है, बात करते हैं। और वो IQ कैसे होता है? जेनेटिक होता है। एक CA का बच्चा, उसके माँ बाप दोनों CA हैं, जैन है, उसके बच्चे का IQ अच्छा ही होगा, उनसे बड़े की बड़े बात अलग है। वो तो ये जेनेटिक होता है, तो चेंज नहीं कर सकते ज़्यादा, थोड़ा बहुत कर सकते, पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा तो IIT में निकल जाएगा, या दूसरे किसी रीजनल कॉलेज में करेगा, या डॉक्टर में। दूसरा इमोशनल क्वेश्चन। इमोशनल क्वेश्चन आजकल हर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी होती है, EQ अच्छा होना चाहिए। EQ मतलब एम्पैथी, कंपैशन, आप दूसरों से कैसे रिलेट कर सकते हो, भावनात्मक रूप से कैसे जुड़ सकते हो, करुणा लाइन बदल सकते हैं। तीसरा अच्छा IQ गवर्न होता है लेफ्ट ब्रेन से, मस्तिष्क का बायां हिस्सा है जो IQ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। EQ होता है राइट ब्रेन से। Here comes third question, which is SQ, is spiritual question, which is governed by holistic brain. SQ, spiritual question को आप डेवलप करते हैं किसी भी प्रैक्टिस के द्वारा। These are measurable skills, okay? IQ, SQ, EQ, ये सब न्यूरोसाइंस में या साइकोलॉजी में सब मेजर कर सकते हो, क्वेश्चन के माध्यम से मेजर कर सकते हो, उन्हें मेजरेबल स्किल्स। बीइंग ए न्यूरोसाइंटिस्ट मेरे को ये एडवांटेज था, मेरे पास साइकोमेट्रिक टेस्टिंग है, मैं ब्रेन का EEG करके देखता हूँ कैसे चेंजेस होते हैं ब्रेन का, मैं हमारी करा सकता हूँ, मैं ब्रेन के चेंजेस देख सकता हूँ। तो शुरुआत में ब्रह्म कुमारी से योगा का मॉड्यूल आधे घंटे का, तो 12 हफ्ते करने के पहले और बाद आई कैन डॉक्यूमेंट साइंटिफिक बेसिस है। तो मैंने देखा उन प्रैक्टिस से SQ डेवलप हुआ 12 हफ्ते के अंदर, और 12 समय के 12 हफ्ते में EEG में चेंजेस आने लगे। मैंने जो इंटर स्टेट में होते हैं, जब भी काम कर रहे हैं, स्ट्रेस होता है, बहुत फास्ट ब्रेन एक्टिविटी होती है, वो आपको EEG होता है ना, 8 बजे EEG ब्रेन एक्टिविटी आपको दिखती है, वो अल्फा होने लगी, वो बेटर होने लगी। देन MRI चेंजेस देख सकते हो, फंक्शनल MRI ब्रेन के कौन से हिस्से में। मैं एक और एक उदाहरण देता हूँ उसका। हमारा ब्रेन का जो आगे का समय है ना, ये रोक दीजिए, हमारा ब्रेन जो आगे का होता है फ्रंटल लोब होते हैं, इसको ये कॉन्सेंट्रेशन, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ये सब करता है। ये जो साइड का हिस्सा होता है पैराइटल लोब होते हैं, ये सेल्फ वर्ल्ड डायकोटोमी करता है, मतलब ओरिएंटेड टू टाइम टेकिंग पर्सन। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, सर वहाँ बैठे हैं, ये फर्क है, ये टेबल है, ये माइक है, ये टाइम, ये दिन का समय है, आई एम ओरिएंटेड टू टाइम, आई एम ओरिएंटेड टू द प्लेस, आई एम ओरिएंटेड टू द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, टाइम प्लेस एंड पर्सन। अंदर की तरफ ये सब लिम्बिक सिस्टम होता है, हिप्पोकैम्पस, लिम्बिक सिस्टम, इमोशंस गवर्न करता है। मोटे तौर पे 3 बात मुझसे बताएं, जब योगिक प्रैक्टिस किसी भी तरह की, चाहे वो पूजा बोले, आप डॉक्यूमेंट, हमने जो अपने मॉड्यूल में जो मैं पब्लिश भी किया किंग्स कॉलेज लंदन के जर्नल में पब्लिश किया कि हमने ये पाया फ्रंटल लोब राइट साइड, फ्रंटल लोब की एक्टिविटी बढ़ जाती है, कोई भी प्रैक्टिस बाहर करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी ये सब बढ़ जाता है। पैराइटल लोब स्लीप्स, तेरा मेरा का बेचैन खत्म होता है, मतलब वो योगिक प्रैक्टिस के मैंने तो अनुभव नहीं किया, नहीं जो जो एक वो मेरा स्पेकुलेशन है, जब इस स्तर पर पहुंच जाते हैं कि सेल्फ वर्ल्ड डायकोटोमी खत्म हो जाती है, वो बोलते हैं ना मैं ब्रह्मांड में बिलीव हूँ, तो उसका ज़ैनिथ ऑफ प्रैक्टिस होता है, वो कुछ लोग अचीव कर पाते होंगे। तो एक्सप्लेनेशन ये है उसके लिए। और इसके बाद तीसरी जो चीज़ होती है, जो लिम्बिक सिस्टम पे जो
जो केमिकल्स का जो स्पॉट आता है वो ऐसा सेंस ऑफ हैप्पीनेस जॉय देता है जो किसी भी सांसारिक सुख से बढ़कर होता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था। और साथ में सेरोटोनिन और डोपामिन के आपने नाम सुने होंगे, ब्रेन हार्मोन्स होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं, तो उनके लेवल बढ़ गए उसके बाद। तो ये प्रैक्टिसेस करने के बाद तो ये मॉड्यूल मैंने अपना उस पर यूट्यूब चैनल पर ये मॉड्यूल डाला है। It's good. तो ये प्रैक्टिसेस से मस्तिष्क का मॉड्यूलेशन होता है। ब्रेन प्लास्टिक है, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। बचपन से अगर नेटफ्लिक्स के संस्कार बच्चे के कहना चाहिए होता है, रिचुअल रोजमर्रा के कार्य, बच्चा उठता है, ब्रश करता है, तैयार होता है, स्कूल जाता है, नहा धो के फिर धीरे धीरे वो चीज रोज करने लगता है, संस्कार बन जाते हैं उसमें। तीसरी स्थिति आती है जब वो आदत बन जाता है। तो ब्रेन को एफर्ट कहाँ लगाना पड़ता है? जब वो रिचुअल्स कर रहा है, दैनिक कार्य कर रहा है। फिर जब वो आदत बनने लगती है तब भी उसको पीछे खींच सकते हो, संस्कार बनने लगते हैं। जो आदत बन जाती है, देयर इज अ हैबिट फॉर्मेशन ऑफ स्टीलिंग समथिंग, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज दैट। ये ब्रेन गवर्न चीज है। अगर बचपन से अगर बच्चा बिना ना स्कूल जा रहा है, सर्च नहीं करता है, सालों साल ऐसा तो आप सोचे कॉलेज में जाके वो क्या रहा है, कहीं ना कहीं बच्चों को भी सोसाइटी में हमने इतनी सुविधाएं दे दी हैं कि रेजिलियंस खत्म कर दी। कि रेजिलियंस बढ़ाने की वो प्रैक्टिस हो रही है। ऐसा नहीं है कि बड़ों के लिए या बूढ़ों के लिए सरप्राइज राइट इन द टाइम वी आर बॉर्न, जब भी हमारे में होश आता है बड़ा, तो ये सब चीज़ों का, क्योंकि ये बेटरमेंट के लिए है इंडिविजुअल के। इंडिविजुअल बेटर होगा, सोसाइटी बेटर होगी, कंट्री ग्रो करेगा। और राइट टाइप ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का देखिए, और इससे एक और बात करो, पीस की बात की, हैप्पीनेस की बात की, प्रॉस्पेरिटी की बात की, लास्ट कम्स स्ट्रेंथ, पावर, बी मिलिट्री पावर। लेजिटिमेट मिलिट्री पावर के लिए देश का स्पिरिचुअल क्वेश्चन बेटर होना चाहिए। आप बहुत मिलिट्रीली पावरफुल हो, बट इफ यू आर रेडिकलाइज्ड, आपका ब्रेन का जो फ्रंटल एरिया होता है उसको आप रोज वॉच करो, आई हैव टू किल दिस पर्सन, आई हैव टू किल दिस पर्सन, आई हैव टू किल दिस एज, बार आपके दिमाग में चलता रहेगा। जो बोलते हैं ना ये सुसाइडल स्पॉट बन जाते हैं, या आदमी जाके मरते हैं, मार्टर ब्रेन उसके भी ब्रेन को ट्रेन किया गया है, मॉड्यूलेशन किया गया है, प्लास्टिक है। जब लो एस्ट्रो का लीडर हो, राजनेता हो, तो क्या होगा? लड़ाई झगड़े, मार काट, खुद भी सुखी नहीं रहेगा, आसपास वालों को नहीं रहेगा। सो लेजिटिमेट मिलिट्री पावर वाज देयर इन एंशिएंट टाइम्स। दे वर वॉरियर्स, दे वर सेंट्स, दे हैड माइंड ऑफ सेंट्स एंड हैंड्स ऑफ वॉरियर्स। तो पहले ब्राह्मण होते थे, तो फिर योद्धा भी होते थे, गुप्त बनिए थे, योद्धा थे। स्पिरिचुअल क्वेश्चन था, लेकिन गलत नहीं करते थे, कुट्टी में पिला के सिखाया हुआ था। वो था स्वर्णिम युग देश का। तो ये क्यूज इंपॉर्टेंट है। न्यूरोलॉजिस्ट जो एक सब्जेक्ट के रूप में मैंने जब ये सोचा इसको डेवलप करना चाहिए, तो ये दिमाग में आया, डिफिकल्ट शायद, पर आप साइंटिफिक बेसिस अगर तलाशो, आपका स्कूल से टेक्निक से आप तलाशो, तो आप उसको प्रूव या डिस्प्रूव कर सकते हो। आज मैं जब अपने आप ही कन्विंस हूं, तो मैं आपको क्या बताऊं? दो तरह के आधार होते हैं। एक वो पानी है, ठंडा पानी पिया, अच्छा लगा, कोई एविडेंस नहीं चाहिए, खुलासा करने को सुना मैंने बहुत से। पर एक एवरेज आदमी को आपको ये भी प्रपोज करना पड़ता है, या फिर पब्लिश करने के लिए कुछ आप इंटरनेशनल पब्लिकेशन करो, दूसरों को बताने के लिए आप ये नहीं कहते मेरा ये अच्छा है, मैं ये करता हूँ। और इसमें मेरा भी क्या योग है, एंशिएंट इंडिया का था, आप उसको यूज करिए। आप दैनिक जीवन में सिर्फ आप बहुत लंबा नहीं कर सकते, आप योग यानी फिजिकल एक्सरसाइज, आसन जो होते हैं, योग का मतलब होता है आसन। दूसरा प्राणायाम होता है, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, ऑक्सीजनेशन इंप्रूव करती है, कंसंट्रेशन बेटर करती है। जो मेरे मॉड्यूल में जो 3 चीजें, फिजिकल एक्सरसाइज के डिफरेंट तरह के आसन, आसन कौन से मसल को यूज करना है। अब आप इसको बैक है, ऑब्वियसली आप उसको कोशिश करोगे, पीछे का जो लेटस डोर्सा ये इंडिया ये होता है, तो एक्सरसाइज आप दूसरे मसल को यूज करो। सो बेसिकली कई बार क्या होता है कि आपको आप
ट्रेन प्रोफेशनल से जब ये चीज़ समझते हो तो उसको फायदा भी पता होता है, नुकसान भी पता होता है। एक खाली जड़ बुद्धि इंसान से पूछो कि ये 10 तरह के आसन होते सबको करने हैं, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दिस। प्राणायाम हो गया, आसन हो गया, तीसरा चीज मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी ध्यान। आप 5 मिनट 10 मिनट माइंडफुलनेस जो बोलते हैं आप अपनी सांस पर फोकस करके कर लीजिए, किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करके कर लीजिए, यू विल डेफिनेटली फील बेटर। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, मेरे ही जो ब्रह्मकुमारी से मेरा एसोसिएशन रहा, तो उनके जो ग्लोबल हेड है वो मेरे पेशेंट है पार्किंसन के, उसको जो दवा की डोज देता हूँ ना वो नेग्लिजिबल है और 10 साल से उस डोज पे अच्छा चल रहा है। पूरी दुनिया में जाते हैं उनके बात करते हैं, वेरी वेल। सो माय मेडिसिंस कपल्ड विद हिज बैकग्राउंड एंड हिज प्रैक्टिसेस दैट इज ग्रेट। तो बाकी देखिए, हम अगर आपने सुना हो अष्टांग योगा का नाम सुना हो, तो 3 चीज़ें हम अपने जीवन में डेली करें, प्राणायाम, आसन, मेडिटेशन, आधा घंटे करें, इट विल रियली हेल्प अ लॉट। इसके अलावा और भी उसमें होते हैं यम नियम, मतलब आप खाना क्या है आपको, अब देखिए फ्रूट वगैरह ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब है, सारी चीज़ें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस जगह के लोगों को क्या खाना है। जैन शाकाहारी है, भारत में रहते हैं, वही सही के लिए आप सी फूड तब खाओगे जब समंदर के किनारे आपको मिलेगी नहीं, वैसे तो सी फूड ही खाना है आपको, तो आपके लिए वो सही है। और आप कई बार अब तक उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट हो जाता है। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि इस चीज़ से न्यूरो की वजह से बड़ा बड़ा फायदा हुआ मेरे पेशेंट्स को ट्रीट करने में, बहुत फायदा हुआ। जब ये सोचा प्रैक्टिकली इसीलिए फॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट ही स्टार्ट कर दिया। मैं हार्ट अटैक के पेशेंट्स को और लकवे के पेशेंट्स का इलाज करता हूँ, तो आप सब थोड़ा सुना होगा आपने, कुलपता करने का दवा देते हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवा देते हैं, ये ट्रीटमेंट करता है जनरली ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, और इससे फायदा मिलता है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा मुझे लगा कि लकवे के खासतौर पर मरीजों में मैंने क्या किया, हमने हमारे शरीर में कभी भी कुछ भी व्याधि होती है, सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं उसको। इन्फ्लेमेशन, ब्रेन डैमेज हुआ, ब्लड सप्लाई खत्म हुई, रोइया डैमेज हुआ, सूजन है, इन्फ्लेमेशन हुआ। उस इन्फ्लेमेशन में दुनिया भर की जो डिफरेंट सेल्स होती है, माइक्रोफेजेस और तो बॉडी को डिफाइन करती है, लिम्फोसाइट सब इकट्ठी होती है, तो वो जब वो तो इकट्ठी होती है बचाने के लिए, लेकिन वो कोलेटरल डैमेज यूज करती है फास्ट। एक समय ऐसा आता है सेल डिस्ट्रॉय हो गई, उसके अंदर से डीएनए रिलीज हो गया, डीएनए पूरा आपकी बॉडी में वो घूम रहा है, वो डीएनए रहता तो मतलब आपकी बॉडी में मैसिव डैमेज हुआ, मैसिव रिलीज हुआ डीएनए का आपकी बॉडी में, तो वो डीएनए वैसे ही काम करता है जिससे वायरस बैक्टीरिया करते हैं बॉडी के लिए। होता क्या, सेल से जब बाहर निकला तो इट बिकम्स बोलते हैं डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर डैमेज, तो वो आपकी बाकी जगह में भी इन्फेक्शन करता है। कई बार लगता है कि पेशेंट होते हैं हार्ट अटैक के आईसीयू में जाते हैं, उसको यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है, किसी को चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसा नहीं है हॉस्पिटल की वजह से इन्फेक्शन हो रहे हैं, उसकी इम्यूनिटी कम हो गई है, उसी के बॉडी की सेल्स को प्रॉब्लम है। तो मोटे तौर पर मैं ये समझाने का था कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हमारा आर्मामेंटेनियम में नहीं था कुछ अभी तक। हार्ट अटैक के पेशेंट को कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं देता है। यस, जो आपके कोलेस्ट्रॉल की दवा में थोड़ा इन्फ्लेमेशन कम करने की एक्टिविटी होती है, और एस्पिरिन में भी होती है, तो हमने अब कोई भी नई दवा का ट्रायल हमारे देश में करना बहुत मुश्किल है, तो बहुत सारे अप्रूवल लेने होते हैं इसके। हमने क्या किया, हमने ये जब न्यूरोथेरेपी में हमें एक चीज़ मिली आपको जो हमारे साथ में घर के किचन में होती है, हल्दी, टर्मरिक। हल्दी के बारे में बताया गया बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी माइक्रोबियल, सूजन कम करती है। हम सबको घर में हल्दी का दूध पीने का बचपन में सिखाया जाता है, जो रेसिपी की हमारी, तो उस पर जब उसको और उसका काम किया ये अब हल्दी को 500 मिलीग्राम जो तकरीबन 1.5 चम्मच में 500 मिलीग्राम कर्कुमिन होता है, उसको एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसको छंटाव काली मिर्च के साथ मिला दो दूध में, उसमें पिपरीन होता है 1 मिलीग्राम पिपरीन, 500 मिलीग्राम ऑफ दिस। तो लिटरेचर पढ़ा मेडिकल का, इधर से रेसिपी उठाया, उसका कॉम्बिनेशन बना के, अच्छा पिपरीन से क्या होता है, काली मिर्च से आप हल्दी का दूध पियोगे ना वो बाहर निकल जाएगा सारा, काली मिर्च छोड़ने से उसमें उसका एब्जॉर्प्शन होता है, बायो एब्जॉर्प्शन होता है, कर्कुमिन के लेवल को चेक करने के लिए थेरेप्यूटिक लेवल आ रहा है। तो बहुत आसान था मेरे लिए, 100 मरीजों को हल्दी का दूध पिलाया, 100 को नहीं पिलाया, जिसको पिला रहे थे 5 मिनट मतलब फेथ भी था,
उसको बचपन से बताया था किसी के रिलेटिव को मैं बोलो हल्दी का दूध दे रहा हूँ, भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हल्दी का दूध के साथ कर रहे हैं, कंसेंट लेना पड़ता है ना, तो बताना तो पड़ता है। ये एक पेशेंट ने मना नहीं किया, इंटरेस्टिंग। किसी दवाई के लिए मैं बोलूँ आपके शुगर में दवाई का ट्रायल कर रहा हूँ मैं, शायद एक भी तैयार नहीं हुआ। तो मजेदार बात थी, तो लोगों ने पास वाले मांगे थे, पर उनको भी दे देंगे तो हमारी ट्रायल फेल हो जाएगी। हमें तो पता ही नहीं, हल्दी से मान लीजिए किसी की डेथ हो गई तो डॉक्टर खुला बच जाएगी, प्रैक्टिस बंद हो जाएगी। तो बड़ा मुश्किल होता है एक्चुअली ट्रायल्स करना। तो बट फॉर्चुनेटली वी कुड पब्लिश सेफ्टी डेटा। एक दो लोगों को मोशन हुआ, बाकी कोई नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों पहला ट्रायल पब्लिश किया सेफ्टी डेटा है इसका, ऑब्वियसली अभी चल रहा है। मतलब ये वहां से लिया गया था। स्वच्छता की बात करते हैं, संस्कृत में विद्रा बोलते हैं इसको, विद्रा मतलब लैक ऑफ स्पॉटलेस क्लीन, विद्रा। अच्छा, अब इसका बीमारियों से क्या लेना है? ऑब्वियसली हम जानते हैं गंदगी इन्फेक्शन हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, लोग दूषित हो जाएंगे, बट स्ट्रोक हार्ट अटैक में बोलेंगे इसका प्रिंसिपल वहां से लिया, अष्टांग योग से। बट हमने क्या किया, हम ब्रेन में हम क्या करते हैं, 24 घंटे में लगभग अगर पेशेंट आता है उसका एंजियोग्राफी करते हैं ब्रेन का। जो मस्तिष्क की 10 घंटे का निकाल के प्लॉट ब्रेन के अंदर था, स्टेराइल कंपार्टमेंट में आपको इन्फेक्शन नहीं है, कोई प्लॉट निकाला तो ऐसे ही मैंने बेचारा प्लॉट तो वायल में पड़ा हुआ था, देखना ही है, रिश्तेदार को दिखा देंगे कि ये निकला है 1-2 मिलीमीटर का प्लॉट। कल्चर, देखिए साइंस की तरफ तो कल्चर कराते हैं, यूरिन कल्चर, ब्लड कल्चर, आपको सुना हो, इन्फेक्शन का पता चलता है, बस बहुत ज़्यादा पता चलता है। 2% लोगों में इन्फेक्शन भी कर सकते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड न्यू जनरेशन सीक्वेंसिंग। अगर एक बैक्टीरिया का डीएनए है तो एनजीएस न्यू जनरेशन सीक्वेंसिंग वो डीएनए को कैप्चर कर लेता है, पता था ये बैक्टीरिया है। तो ऐसे तकरीबन शुरू में 20 मरीजों के थ्रोम्बस को मेटाजेनिक सीक्वेंसिंग या नहीं होती, उसको रिजर्व करके हमने रेफरेंस लैब में दे दिया। नेगेट द फर्स्ट पब्लिकेशन फॉर द कंट्री में 27 बैक्टीरिया आइसोलेट हुए, 27 बैक्टीरिया शुरू में 10 पेशेंट से। कई हमारी इंटरनेशनल मीटिंग्स कॉन्फ्रेंस में जब ये डेटा प्रेजेंट किया तो ये बैक्टीरिया क्या थे, ये ब्रेन में बैक्टीरिया कैसे पहुंच गया? ये बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया थे जो हमारे शरीर में, हमारी चमड़ी में, हमारी आंखों में, हमारे मुंह में रहते हैं, वो बैक्टीरिया। मतलब ये बहुत पैथोजेनिक नहीं है, डेडली नहीं है, ये कमेंसल्स थे। जैसे कि लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस अच्छा होता है, तो सब जानते हैं कि कर्ड में होता है लैक्टोबैसिलस, गुड फॉर हेल्थ। लैक्टोबैसिलस का क्या लिखा था ब्रेन स्ट्रोक्स में, जो लिटरेचर सर्च किया देखा इसमें लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बनाता है, हम जानते हैं। ब्रेन के अंदर कहीं ना कहीं अपनी आंतों में होता है, अपनी आंतों से ट्रांसलेस करके ब्लड में गया, वो डेडली नहीं है, पैथोजेनिक नहीं है, वो ब्रेन में जाके बैठ गया। सालों साल वहाँ पे ब्रेन की किसी आर्टरी के जहाँ पर बाइफर्केशंस होते हैं वहाँ पे वो लॉन्च हो गया। सालों साल वहाँ बढ़ा रहा लैक्टिक एसिड ना बनाता ना, लैक्टिक एसिड एसिडिफिकेशन अगर लोकल एनवायरनमेंट का होगा तो एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका ऑक्सीडेशन मतलब वो अनस्टेबल कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल की कन्वर्जन रेट बहुत टेम्परेचर। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये सब कन्वेंशन, ये सब शायद किताबों में या फिर मैं यूजुअली तो ये बात में मेडिकल फ्रेंडली नहीं करता जॉब से करना, ऐसा नहीं है, नाउ आई हैव एविडेंसेस टू डू दैट। वो हाइपोथेसिस हमारी सही है गलत पता नहीं, मिला है एक नहीं मिला, 27 बैक्टीरिया डॉक्यूमेंट किए हैं। कैसे क्यों कर रहा है, स्ट्रोक कर रहा है, क्यों हार्ट अटैक कर रहा है मुझे नहीं पता, उसका इलाज आज नहीं भी करता, उसके लिए इलाज नहीं करता, आने वाले सालों में शायद होगा उससे। सो व्हाट इज दिस, ये मैंने विद्रा से लिया, क्लीनलीनेस, हाइजीन। कोविड टाइम में सब कुछ इतना कम हो गए थे, बीमारियां बंद तो नहीं, बहुत कम हो गई थी, बहुत हार्ट अटैक स्ट्रोक कम हो गए थे, बिकॉज शायद हाइजीन लेवल जो था ना वो सुप्रीम था सबका। तो मेरे ख्याल से ऐसे मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, मैं शायद इतना डिटेल में नहीं जाता हूँ। तो हल्दी टर्मरिक में तो मैं आपको तो भी एडवाइस करता हूँ, आप लीजिए, अच्छा स्वास्थ्य अच्छा, बहुत एलर्जिक टर्मरिक बनाने ताकि ले सकते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस गुड फॉर द कंट्री ओवरऑल। मैं बोला ना कि इसका मैं इसलिए इसको ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ये हमारे इंडिविजुअल लेवल पे अच्छा है, ताकि बहुत इसका आगे तक इम्प्लीकेशंस है। इट इज़ अ वेरी गुड, हमारा स्पिरिचुअल हाई क्वेश्चन हमें न सिर्फ प्रॉस्परस करेगा, हैप्पी करेगा एज ए कंट्री ऑल्सो, और इंडिया ग्रोथ
मैंने ChatGPT पे डाला, आप भी डाल के देखिएगा। हम जो प्रेजेंट हमारी ग्रोथ चल रही है ना, जैसे भी जो भी चल रही है, डिस्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री, वी आर फोर्थ टुडे। हमारा यूएस का $30 ट्रिलियन इकोनॉमी, हम 2125 है। वी आर गोइंग टू सरपास चाइना एंड यूएस टू प्रेजेंट, अनलेस अनटिल हमारे कंट्री में कोई सिविल वॉर हो जाए, कोई बहुत बड़ा वैसा हो जाए, तो वी आर गोइंग टू सरपास। शायद हम में से ज़्यादातर लोग नहीं होंगे उस पर, दिस इज गोइंग टू हैपन इन प्रेजेंट पेस ऑफ ग्रोथ एंड इनोवेशन इन दिस कंट्री। सो दिस इज अ हैप्पी टाइम फॉर अस। एटलीस्ट ये जो चल रहा है ठीक है, और इसको बेहतर करने के लिए जो मैं आपको स्पिरिचुअल क्वेश्चन पढ़ाने का जो सिंपल आपको मॉड्यूल चाहे तो इसे दे सकते हैं। मेरे आपको ऑलरेडी पब्लिश, आप गूगल पे दे सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे भी वो मॉड्यूल दे सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, वो बेहतर करेगा। बहुत मुश्किल होता है बीइंग ए डॉक्टर, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर मी नॉट टू टीच मेडिसिन। मैं दवाई की बात करूँगा, इलाज की बात करूँगा, मेरा बड़ा मुश्किल होता है ये सब बातें करना एंड समटाइम्स, बट ये मेरा अपना अनुभव है जो मैंने देखा है। देखिए, और अभी मुझे उसी दिन न्यूरोलॉजी में किसी ने पूछा कि मेरे फादर हमेशा जीवन में बहुत खुश रहते थे, बहुत अच्छा मतलब अच्छा जीवन जिलाने में डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल था, ना कोई बीपी ना शुगर, सब कुछ बढ़िया था। 3 दिन स्ट्रोक में डेथ हो गई थी, सबसे खुशी खुशी मिलते थे। बड़ा वैलिड सवाल था। तो देखिए, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि आप योग करेंगे आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी होगी तो आप अमर हो जाएंगे, या बीमारी आपको नहीं चाहिए। बीमारी के अपने रिस्क फैक्टर्स हैं, एनवायरनमेंट है, आप जितना भी अच्छा क्या खाए उसका आपका कंट्रोल नहीं है, किस हवा में सांस ले लो उसका 100% कंट्रोल नहीं है, निद्रा पे आपका 100% कंट्रोल है। बीमारियाँ होंगी, डिस्पाइट ऑफ दैट बीमारियाँ होंगी। तो मैंने देखा है जो इस तरह की प्रैक्टिस वाले लोग जनरली दे डू बेटर इवन व्हेन दे आर इल। दूसरी बात, ये 100% नहीं है, अगर तभी बीमारी का इलाज प्रॉपर डॉक्टर से कराना। मतलब कई बार मुझे लगता है जब मैं ऐसी बात करता हूँ तो मैसेज गलत तो नहीं जा रहा है सोसाइटी में कि हम योग आध्यात्म और इस सब बीमारी का इलाज करने की वजह से, तो मैं बाबा रामदेव को नहीं एंडोर्स करता हूँ, वो सब नहीं होता है, उस लेवल तक नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर्स आर स्टिल गोइंग टू बी योर मेन प्रोफेशन। गलत मैसेज ना जाए। न्यूरोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि हम मेडिसिन को भूल जाएं। ऑब्वियसली हमारी अपनी आयुर्वेद है, उसमें भी कर सकते हैं, इट्स वेरी गुड मेडिसिन है। बड़ा दुख होता है हम जब एलोपैथिक डॉक्टर हिप्पोक्रेट्स की ओथ लेते हैं। सुश्रुत संहिता उनसे पहले लिखी गई थी, दिस फादर ऑफ सर्जरी इन दिस कंट्री, बट हमें ओथ उनकी लेनी पड़ती है, तो दुख तो है। तो ये चीज बेहतर तभी हो सकती है जब हम अपना इतिहास भी समझें, अपना मस्तिष्क भी समझें, और यही शायद आने वाले कल को बेहतर करेगा। थैंक यू वेरी मच।